हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हमारे मौर्य साम्राज्य का हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं। ये जो मौर्य साम्राज्य का जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट, ये सम्राट अशोक के ऊपर आधारित है। जो हमारा पहला पार्ट था जिसके अंदर हमने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट बिंदुसार के बारे में डिस्कस किया था। किस प्रकार इन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था, किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य की जो विशेष रूप से जो सहायता थी वो इनके गुरु चाणक्य के द्वारा की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही स्टूडेंट भारत में पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी, यानी कि भारत का जो अखंड स्वरूप था स्टूडेंट वो मौर्य काल से प्रारंभ माना जाता है। और एक चीज आपने स्टार्टिंग में ही देखी थी कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो भारत का क्या कर रहे हैं, स्वर्णिम काल कर रहे हैं। भारत का स्वर्णिम काल कर रहे हैं और मौर्य साम्राज्य भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है। आज की जो हमारी स्पेशल क्लास रहेगी इसके अंदर हम सम्राट अशोक के बारे में करने वाले हैं कि किस प्रकार सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का राजा बनता है, किस प्रकार वह अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और किस प्रकार वह अपनी धार्मिक नीतियों का पालन करता है, उसे लागू करता है। तो ये सारा आज की हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी ने इस क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करना है और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, वो भी कमेंट के द्वारा। ओके स्टूडेंट, तो शुरुआत करते हैं सम्राट अशोक से। देखो इसका जो सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है समय, कि सम्राट अशोक का जो शासन काल था वो 273 ईसा पूर्व के अंदर प्रारंभ होता है और 232 ईसा पूर्व तक रहता है। यानी कि 273 ईसा पूर्व के अंदर यह राज सिंहासन पर बैठ गया था। 273 ईसा पूर्व के अंदर सम्राट अशोक राज सिंहासन मौर्य साम्राज्य पर बैठ गया था। लेकिन लेकिन इनका जो राज्यभिषेक है, अभी तो सिर्फ ये राज सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन इनका जो राज्यभिषेक है वो 4 वर्ष बाद होता है। यानी कि इनका जो राज्यभिषेक कब हुआ, 269 ईसा पूर्व के अंदर। ये जो 4 वर्ष का जो अंतर था ना, ये सम्राट अशोक का अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष रहा था। यानी कि उत्तराधिकार को लेकर के अपने भाइयों के साथ इसे अपना राज्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, जिसमें 4 वर्ष लग गए और 269 ईसा पूर्व के अंदर इसने अपना राज्यभिषेक करवाया था। और इसका जो अंतिम समय था, इसकी जो मृत्यु थी वो कब की हुई थी स्टूडेंट, वो हुई थी 232 ईसा पूर्व के अंदर। यानी कि इसका शासन 273 से प्रारंभ हुआ और 232 में इसका शासन समाप्त हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कि सम्राट अशोक जब ये बना था, मगध का जब ये राजा बना, तो इसके द्वारा कुछ उपाधियां ग्रहण की गई थी। सम्राट अशोक को 2 उपाधियां दी गई थी। पहली उपाधि दी गई थी देव नाम प्रिय। इसकी पहली उपाधि तो थी देव नाम प्रिय और दूसरी उपाधि भी थी देव नाम प्रियदर्शी। देखो नाम एक ही है, सिर्फ लास्ट में आपने क्या याद रखना है, दर्शी याद रखना है। पहली देव नाम प्रिय है, दूसरी देव नाम प्रियदर्शी। ओके। और इसके अलावा अशोक के अन्य नाम भी मिलते हैं। अगर अशोक के अगर मूल नाम की बात करें, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये कि अशोक का मूल नाम किस अभिलेख में मिलता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि अशोक का जो मूल नाम है वो मास्की और गुजरा अभिलेख में मिलता है। मास्की और गुजरा, इन दोनों अभिलेखों में इसका मूल नाम मिलता है। मूल नाम क्या था इसका, सम्राट अशोक ही था। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया है। हो गया ना, देखो यहाँ पे नाम अलग हो गया। इसका मूल नाम तो अशोक ही था और इसके बारे में जानकारी किन अभिलेखों से होती है, मास्की और गुजरा अभिलेखों से। और जो पुराणों के अंदर अशोक को किस नाम से पुकारा गया है, अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया है। सम्राट अशोक
के द्वारा राज्याभिषेक के पश्चात मगध का राजा बनने के पश्चात इसका जो सबसे पहला जो अभियान था, यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट अभियान माना जाता है कि इसने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष सम्राट अशोक ने कश्मीर और खोतान पर विजय प्राप्त की थी। कश्मीर और खोतान पर विजय प्राप्त की। अब आप यहाँ से सन भी निकाल सकते हैं अगर थोड़ा सा अगर आपको समझ में आया। देखो यहाँ 7वें वर्ष था, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था इसका 269 269 में 7 माइनस कर दो तो यानी कि इसने 262 ईसा पूर्व के अंदर इसने कश्मीर और खोतान पर विजय प्राप्त की थी। और इसके अलावा कलहण की राजतरंगिणी, एक बहुत ही विख्यात इतिहासकार हैं कलहण, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, इतिहास लिखा गया था जो राजतरंगिणी थी, एक ग्रंथ था स्टूडेंट। इस राजतरंगिणी में बताया गया है कि अशोक के द्वारा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी, जिससे स्टूडेंट आज काफ़ी सब लोग इसे जानते हैं। श्रीनगर सबको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन इसकी जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? सम्राट अशोक के द्वारा। और इसके साथ साथ सम्राट अशोक ने नेपाल में ललित पतन नामक नगर की स्थापना की थी। ललित पतन ये जो नगर था इसकी जो स्थापना थी सम्राट अशोक ने वो नेपाल में की थी। ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सम्राट अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर और खोतान विजय प्राप्त की थी और कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार इसने श्रीनगर और ललित पतन नामक नगरों की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर हम सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में जनता के समक्ष पितृवत सिद्धांत का पालन किया था। यानी कि जो पितृवत सिद्धांत था इसका जो प्रचलन था वो किसके द्वारा किया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसने अपने शासनकाल में प्रारंभ की थी वो थी लोक कल्याणकारी, कि लोक कल्याण यानी कि जनता का कल्याण किस प्रकार किया जाए। इसने अपने शासन में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण योगदान था, जो सर्वाधिक ध्यान था वो इसके ऊपर दिया था। और इस लोक कल्याण का इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था इसके अंदर? कि जनता के लिए कुओं का निर्माण करवाना, सराय बनवाना, तालाब बनवाना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना और वृक्षारोपण करवाना छाया के लिए। यानी कि ये सब किसके लिए था? जनता के कल्याण के लिए था, लोक कल्याण के लिए था। ओके। और इसके अलावा सम्राट अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा था। सम्राट अशोक और कलिंग के बीच में कलिंग युद्ध लड़ा गया था 8वें वर्ष। और ये युद्ध इतना भयंकर युद्ध था, इतना इस युद्ध के अंदर नरसंहार हुआ था कि सम्राट अशोक इस युद्ध के पश्चात युद्ध नीति का त्याग कर देते हैं, युद्ध नीति त्याग देते हैं और युद्ध नीति के स्थान पर सम्राट अशोक कौन सी नीति को अपना लेते हैं? धम्म नीति को अपना लेते हैं। देखिए जो कलिंग युद्ध था ये क्यों हुआ था, कारण क्या था इसका? सम्राट अशोक का एक ही उद्देश्य था, अपने भारत का एकीकरण करना, अखंड भारत का निर्माण करना। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था अखिल भारतीय साम्राज्य की जो शुरुआत थी वो चंद्रगुप्त मौर्य पहले ही कर चुके थे, लेकिन वह इस सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहते थे सम्राट अशोक। इसीलिए उन्होंने अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण में, भारत के एकीकरण के लिए, भारत के विस्तार के लिए उन्होंने ये युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध की अगर हम बात करें, जब ये युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व के अंदर, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष या फिर 261 ईसा पूर्व के अंदर, तो उस समय कलिंग का राजा जो था वो कौन था? नंदराज था। कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। इसकी जो हमें जानकारी है वो हमें हाथी गुम्फा नामक अभिलेख से प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख, यहीं से हमें
कलिंग युद्ध के समय वहां के राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस कलिंग युद्ध के अंदर भयंकर नरसंहार हुआ था और इस युद्ध में 1 से 1.5 लाख तक लोग मारे गए थे। यानी कि 1 से 1.5 लाख लोग इस युद्ध के अंदर मारे गए थे, चाहे वो सैनिक के रूप में हो या फिर आम जनता के रूप में हो। इतनी भयंकर नरसंहार को देखते हुए सम्राट अशोक ने इस युद्ध के पश्चात युद्ध नीति का ही त्याग कर दिया था। और कई इतिहासकार हैं वो ये भी कहते हैं कि कलिंग युद्ध का जो कारण था, कलिंग युद्ध का जो कारण था वो हाथियों का कारण था, कि वहां हाथी जो थे वो बहुत बड़ी संख्या में थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कलिंग युद्ध का जो कारण था वो सम्राट अशोक के द्वारा साम्राज्य विस्तार था, कि साम्राज्य विस्तार के लिए कलिंग को प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया और अंतिम जो विकल्प रहता है वो युद्ध का ही रहता है। और इस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने कौन सी नीति को अपना लिया था? धम्म नीति को अपना लिया था। अब आपको पता है ये धम्म नीति होती क्या है? देखो, धम्म नीति की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम छोटी सी परिभाषा देखें कि धम्म नीति है क्या, कि धम्म नीति के अंदर जो विभिन्न वर्ग हैं, जातियां हैं, संस्कृति हैं, इनको एक सूत्र में बांधना। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विभिन्न वर्ग हो जाएंगे प्लस जातियां हो जाएंगी इसके अंदर, और इसके अलावा इसमें हमारी संस्कृति, यानी कि हर समुदाय की एक अलग संस्कृति, इनको क्या करना है? जोड़ना है, इनको एक सूत्र में बांधना है। और इसके साथ साथ जनता के, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो नियम बनाए गए थे, जो संहिता बनाई गई, संहिता मतलब जो नियम बनाए गए थे, वही क्या कहलाया था? वही धम्म कहलाया था। स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि धम्म होता क्या है, तो आपने याद रखना है कि जनता के लिए, जो हमारे समाज में, हमारे देश में जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संस्कृति हैं, और प्रजा के, जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो नियम बनाए गए, जो संहिता बनाई गई स्टूडेंट, वही क्या है? धम्म है। ओके, अब धम्म की अगर हम बात करें कि सम्राट अशोक के द्वारा धम्म की जो परिभाषा है वो उसने अपने अभिलेखों में दी थी, कि धम्म होता क्या है। ये जो परिभाषा मैंने आपको बताई है, ये परिभाषा सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में दी थी, और ये जो परिभाषा है वो सम्राट अशोक ने दूसरे स्तंभ लेख में दी थी। देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इसके अंदर आगे आएगा, इसके अंदर वैसे बताऊंगा मैं आपको। देखो, यहाँ पर बात शुरू हुई है तो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि अशोक ने जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को उपदेश देने के लिए, स्तंभ यानी कि उपदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का सहारा लिया था। यानी कि उसने 3 प्रकार के लेख खुदवाए थे। अब ये जो लेख कौन कौन से थे? 3 तरह के थे। एक तो आ जाएगा शिलालेख, दूसरा आ जाएगा इसके अंदर स्तंभ लेख, और तीसरा आ जाएगा इसके अंदर गुहा लेख। ओके, ये 3 प्रकार के जो लेख थे, ये सम्राट अशोक के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। जनता को कोई भी आदेश देना है, कोई भी उपदेश देना है, तो वह इन्हीं लेखों का सहारा लेता था। इसी तरह इसने ये जो परिभाषा थी अशोक के द्वारा दूसरे स्तंभ लेख के अंदर दी थी, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो, अशोक की अगर हम बात करें, तो अशोक ने जो धम्म का जो प्रतिपादन था वो किसके लिए किया था? जनता को उपदेश देने के लिए। और उन उपदेशों को देने के लिए किसका सहारा लिया उसने? इन शिलालेखों का, स्तंभ लेख का और गुहा लेख का। और इसके अलावा अशोक के द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए थे, धम्म के सिद्धांत दिए गए थे। देखो, ये जो धम्म के जो सिद्धांत थे कौन कौन से थे? सबसे पहले आपने इनके नाम याद रखने, कि अशोक के द्वारा धम्म के कुछ सिद्धांत दिए गए थे। सबसे पहला आ जाएगा इसके अंदर सहिष्णुता। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, पहला आ जाएगा इसमें सहिष्णुता, दूसरा आ जाएगा इसके अंदर अहिंसा, तीसरा इसमें आ जाएगा आडंबरहीनता,
आडंबरहीनता, और चौथा आ जाएगा इसके अंदर लोक कल्याण। देखो कितने मात्र 4 ही सिद्धांत दिए गए थे सम्राट अशोक के द्वारा। किससे संबंधित थे ये धम्म से संबंधित थे। पहला सहिष्णुता है। सहिष्णुता का मतलब कि जो आम जनता है, प्रजा है, उसमें सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों, आस्थाओं के प्रति उनमें सहिष्णुता स्थापित करना। कहते हैं ना कि हमारा जो भारत देश है वो धर्म सहिष्णु देश है। हमारे संविधान में भी उल्लेखित है, हमारे कर्तव्यों में भी उल्लेखित है धार्मिक सहिष्णुता। और इसके अलावा सम्राट अशोक ने अहिंसा के ऊपर सर्वाधिक बल दिया था कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अहिंसा का मार्ग अपनाया जाए, हिंसा को उसने खत्म करने का प्रयास किया था। और इसके अलावा तीसरा आता है इसमें आडंबरहीनता, जिसके अंदर जो धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी उसके ऊपर इसने प्रतिबंध लगा दिया। कहते हैं कि ये जो पशु बलि है ये बिल्कुल अर्थहीन है, इनका कोई महत्व नहीं है। और चौथा आ जाएगा इसके अंदर लोक कल्याण। इसके लिए सम्राट अशोक के द्वारा लोक कल्याण के अंदर मैंने आपको बताया था पहले कि जनता के कल्याण के लिए इसने पानी की व्यवस्था की, जिसके लिए कुएं बनवाए, सराय बनवाए। इसके अलावा इसने वृक्ष लगवाए छाया के लिए। और इसके अलावा इस सम्राट अशोक के द्वारा अन्य जनता के लिए कुछ कार्य किए गए। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि सम्राट अशोक ने समाज में प्रचलित जितने भी लोगों के अलग अलग धर्म से जो संबंधित हैं उन धर्मों के प्रति उसने हर प्रकार से अपने कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सम्राट अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता का जो उल्लेख किया था, सम्राट अशोक ने जो धार्मिक सहिष्णुता का जो संदेश दिया था ये इसने अपने शिलालेख 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख में इनका उल्लेख किया है। और इसके साथ साथ सम्राट अशोक ने दूसरे लघु शिलालेख में भी सम्राट अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया है। ये ध्यान में रखना है आपने। धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किसके अंदर किया है सम्राट अशोक ने? दूसरे, 11वें, 12वें शिलालेख में और दूसरे लघु शिलालेख के अंदर इनका उल्लेख किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सम्राट अशोक के द्वारा पहले और 11वें शिलालेख तथा 5वें स्तंभ लेख में, ध्यान से देखना, 5वें स्तंभ लेख में सम्राट अशोक ने युद्ध हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया। सम्राट अशोक के द्वारा युद्ध हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके साथ साथ इसने जीव हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब ये जो युद्ध हिंसा है, जो जीव हत्या है, इसके ऊपर प्रतिबंध जो था सम्राट अशोक ने कौन से शिलालेख में लगवाया? एक तो पहले शिलालेख, उसके अलावा 11वें शिलालेख और उसके अलावा 5वें स्तंभ लेख में सम्राट अशोक ने युद्ध हिंसा और जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ओके, इसके अलावा आता है सम्राट अशोक के द्वारा जो लोक कल्याणकारी अवधारणा अपनाई गई थी, इसका जो उल्लेख है स्टूडेंट वो 7वें स्तंभ लेख और दूसरे शिलालेख में प्राप्त होता है। देखो ये जो जानकारी है ना, ये सम्राट अशोक के द्वारा जो कार्य किए गए थे वो क्या करता था, वो इन अभिलेखों में, शिलालेखों में खुदवा देता था कि जनता के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं, ताकि जनता को उनके अधिकारों, उनकी स्वतंत्रताओं के बारे में पता चल सके। यही सम्राट अशोक का एकमात्र उद्देश्य था। और सम्राट अशोक ने धम्म प्राप्ति के लिए इसका जो उल्लेख था, सम्राट अशोक ने धम्म प्राप्ति का जो उल्लेख था कि किस प्रकार धम्म प्राप्ति हो सकती है। आपको मैंने परिभाषा तो बताई थी स्टूडेंट, धम्म होता क्या है, कैसे धम्म को प्राप्त किया जा सकता है। यदि हमारे मन में, यदि हम सच्ची भावना का, हमारे अंदर सच्ची भावना होगी स्टूडेंट,
और इसके अलावा यदि हम हमारे अंदर दान की भावना होगी, सत्य बोलने की हमारे अंदर एक मतलब कि एक इच्छा होएगी, या फिर यदि हम पाप कर्मों से दूर रहते हैं, या हम लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं, दया करते हैं, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, हम दान करते हैं जिसको जरूरत है, वो क्या है, इन्हीं कार्यों से धम्म की प्राप्ति हो सकती है। और धम्म की प्राप्ति का जो उल्लेख है स्टूडेंट, वो प्रथम स्तंभ लेख में मिलता है। धम्म प्राप्ति का जो उल्लेख है स्टूडेंट, वो प्रथम स्तंभ लेख में मिलता है। और अशोक ने, सम्राट अशोक ने धम्म की जो परिभाषा थी, धम्म की जो परिभाषा थी, वह दूसरे दूसरे स्तंभ लेख में दी थी। देखो पहले के अंदर तो कैसे धम्म प्राप्त किया जाए उसके बारे में बताया, अब उसकी जो परिभाषा थी वो कौन से स्तंभ लेख में दे दी, वो दे दी इसने दूसरे स्तंभ लेख में। जैसे इसने कहा था कि सम्राट अशोक ने क्या कहा था, दूसरे स्तंभ लेख में परिभाषा देते हुए कहा था इसने, अपा सिन में बहु कयाते दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे च, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए, कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, और दया करनी चाहिए, दान देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, पवित्रता उनमें होनी चाहिए, मृदुता का अवलंबन होना चाहिए। ये सब जो कार्य थे वो सम्राट अशोक ने, ये धम्म प्राप्ति की परिभाषा से संबंधित उसने दूसरे शिलालेख में, दूसरे स्तंभ लेख में कहे थे। और इसके साथ साथ सम्राट अशोक ने तीसरे स्तंभ लेख में जो क्रूर व्यक्ति होता है, जो निष्ठुर व्यक्ति होता है, जो घमंडी व्यक्ति होता है, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि साम्राज्य में कोई भी क्रूर मतलब कि क्रूर व्यक्ति नहीं होना चाहिए, किसी के मन में क्रोध नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ईर्ष्या नहीं रखेगा। इसकी जो जानकारी थी, इसका जो उल्लेख था स्टूडेंट, वो तीसरे स्तंभ लेख में किया था, तीसरे स्तंभ लेख में। ओके स्टूडेंट, क्या क्या किया था इन्होंने तीसरे स्तंभ लेख में, सबसे पहले तो क्रोध पर प्रतिबंध लगाया था, और क्रोध के साथ साथ इन्होंने कोई भी व्यक्ति घमंड नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ ईर्ष्या वैर भावना नहीं रखेगा, इन सबको इन्होंने निषेध घोषित कर दिया था। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है अगर आपने ध्यान से समझा है तो स्टूडेंट। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है, आप इस वीडियो को रिवाइज करके दे सकते हैं, कोई समय व्यतीत नहीं होएगा, समय खराब नहीं होएगा, आपका टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, एक एक लाइन स्टूडेंट आपकी वो क्लियर होती जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो धम्म सम्राट अशोक के द्वारा अपनाया गया था, सम्राट अशोक ने जो धम्म का पालन किया था, धम्म का जो प्रतिपादन किया था, इसके बारे में कुछ इतिहासकार अपने अपने अलग अलग विचार रखते हैं। कि जो फ्लीट नामक एक इतिहासकार था, फ्लीट कहता है कि जो बौद्ध धर्म था ना, जो बौद्ध धर्म था, वो सम्राट अशोक के शासन काल में क्या था, उसका एक राज धर्म था। राधा कुमुद मुखर्जी क्या कहते हैं, मुखर्जी कहते हैं वह सार्वभौम था। सार्वभौम का मतलब क्या हो जाएगा, सभी का। राधा कुमुद मुखर्जी, इन्होंने कहा था सार्वभौम है, यानी कि सभी का है। और इसके अलावा भंडारकर थे, भंडारकर क्या कहते हैं, कहते हैं जो बौद्ध धर्म था, यानी कि जो सम्राट अशोक था वो किसका उपासक था, वो बौद्ध धर्म का उपासक था। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो सम्राट अशोक था वह प्रारंभ में वह शिव का उपासक था, शिव का उपासक था। लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ तो इसके पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और जो बौद्ध धर्म था वह उनका एक व्यक्तिगत धर्म माना जाता था। फ्लीट ने इसे राज धर्म की संज्ञा दी, राधा कुमुद मुखर्जी ने इसे सार्वभौम धर्म की संज्ञा दी थी। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं आगे कि अशोक ने किस प्रकार धर्म की क्रियान्विति की थी। क्रियान्विति का मतलब होता है स्टूडेंट कि किस प्रकार इन्होंने अपने धर्म बौद्ध धर्म को फैलाया था, बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया गया था। कि सम्राट अशोक की अगर हम बात करें तो इसने क्या किया था, सबसे पहले अपने युद्ध नीति का त्याग किया था। इसके क्यों किया, क्योंकि उसने एक क्रूर दृश्य देखा था, एक निर्मम दृश्य देखा था, जिसके कारण उसने त्याग कर दिया। और
जनता की, आम जन की दुख दर्द को दूर करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए उसके द्वारा एक एक ऐसी लोक कल्याणकारी योजना का पालन किया गया, उसे प्रारंभ किया गया, जिसके हित में उन्होंने कुओं का निर्माण करवाया, सरायों का निर्माण करवाया, और इन्होंने अपने शासन काल में हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया, पशु बलि निषेध कर दिया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी की थी, ताकि बौद्ध धर्म को और आगे तक बढ़ाया जा सके। और इसीलिए इन्होंने अपने पुत्र राहुल और संघमित्रा को भी इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने श्रीलंका भेजा था। इसके पश्चात आता है कि किस प्रकार बौद्ध धर्म का मूल्यांकन किया गया, किस प्रकार धम्म नीति का मूल्यांकन किया गया। स्टूडेंट यहाँ पे मूल्यांकन करना है कि किस प्रकार जो धम्म नीति सम्राट अशोक के द्वारा अपनाई गई थी। इसके लिए उन्होंने 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत रखे थे, स्टूडेंट स्टार्टिंग में हमने किए थे, जिसके अंदर सहिष्णुता था, अहिंसा थी, सदाचार यानी कि लोक कल्याण था, और आडंबरहीनता थी। ये प्रारंभिक मूल सिद्धांत रहे थे स्टूडेंट इनके। और जैसे ही सम्राट अशोक की मृत्यु हुई, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सम्राट अशोक की जो मृत्यु थी वो 232 ईसा पूर्व के अंदर हो गई थी। सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात जो मौर्य साम्राज्य था उसका पतन होना प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि जो इसके बाद के जो शासक बने थे वो निर्बल शासक थे, अयोग्य शासक थे। और इसके अलावा मौर्य काल के अंदर राजनीति को देखने को मिले, सामाजिक तनाव बढ़ता गया, सांप्रदायिक जो संघर्ष था वो दिनों दिन बढ़ता गया। और इसके अलावा जो राजनीतिक असुरक्षा के कारण, राजनीति के कारण जो आसपास के जो राज्य थे उनमें मतभेद होता चला गया, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया था। और इसी स्वरूप और इसी के पश्चात ही मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो वृद्धरथ था। और वृद्धरथ की जो हत्या थी वो इसी के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा वृद्धरथ की हत्या करके इसने एक नए साम्राज्य की शुरुआत की थी, एक नए वंश की शुरुआत की थी, जो शुंग वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, शुंग वंश के नाम से संचालित हुआ था। वृद्धरथ की हत्या के साथ ही जो मौर्य साम्राज्य था स्टूडेंट वो समाप्त हो गया। ओके, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। कल हमारी जो क्लास रहेगी, कल की हमारी जो क्लास रहेगी वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? वो रहेगी स्टूडेंट मौर्यकालीन प्रशासन पर, कि कौन कौन से मौर्यकालीन प्रशासन के अंदर अधिकारी नियुक्त किए गए थे, मौर्य काल जो था वो कितने भागों में बंटा हुआ था, मौर्य काल के अंदर कैसी न्याय व्यवस्था होती थी, सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये हम करने वाले हैं स्टूडेंट कल की क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है स्टूडेंट तो आपने इस वीडियो को अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, और साथ में जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे साथ इतिहास विषय के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट गुड बाय, थैंक यू।